वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स प्लस टू क्लास की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हमारे पास है टॉपिक राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ। इसकी 3 विधियाँ हैं: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। इस प्रकार से तीनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है प्लस टू क्लास और फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी आपको समझ ना आए पॉइंट तो कमेंट के अंदर दे दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, हम टॉपिक पे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है पहले उनके बारे में बताएंगे आपको। प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक ये डिस्कस करने वाले हैं सभी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आय के चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय की आंकलन की विधियाँ। मीन्स उन विधियों का निर्माण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने 2 क्षेत्र ले लिए हैं। यहाँ पर हम आय के चक्रीय प्रभाव का मॉडल हमने पढ़ा था पहले भी। तो उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर सिर्फ हम 2 क्षेत्र लेके चलते हैं। दोनों क्षेत्रों से हम समझेंगे इसको। दोनों क्षेत्रों से हम समझेंगे क्या है। आज का टॉपिक हमारे पास है आय के चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय की आंकलन की विधियाँ। देखिए, आय का हम मान लेते हैं 2 क्षेत्र हमारे पास, उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र सबसे पहले शुरुआत करता है। यहाँ पर इसको क्या देता है, कारक सेवाएं देता है, कारक सेवाएं देता है। और उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर इनके लिए क्या बनाता है, वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है, जो परिवार क्षेत्र के लिए यानी कि बाजार में बिकने के लिए भेजता है। तो इससे ही आप समझ लीजिए, इसे बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। इससे ही हमारा जो है यहाँ पर वस्तु व सेवाओं का उत्पादन हुआ और इसे उत्पाद विधि, इसे बोलते हैं उत्पाद विधि। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप यहाँ पर देखो, परिवार क्षेत्र ने शुरुआत की थी, यहाँ पर कारक सेवाएं दी थी। किसको, उत्पादक क्षेत्र को। उत्पादक क्षेत्र उसके बदले कुछ ना कुछ तो देगा। सेवाएं मीन्स श्रम है, श्रम, भूमि। हमारे पास 4 कारक सेवाएं होती हैं, कारक उत्पादन साधन होते हैं: पूंजी और उद्यमी। उद्यमी क्या चाहेगा, लाभ। उत्पादक क्षेत्र क्या देगा परिवार को, कारक आय देगा या कारक भुगतान। मीन्स श्रम के बदले मजदूरी या वेतन, भूमि के बदले लगान या किराया, और पूंजी के बदले ब्याज, और उद्यमी के बदले यानी कि उद्यमी क्या चाहेगा, लाभ। मीन्स इसको क्या देता है, ये आय। इससे क्या हो जाएगा हमारा, कारक भुगतानों के रूप में आय का सृजन। मीन्स आय विधि, मीन्स आय विधि। इससे समझ लीजिए आप कि आय विधि का निर्माण कहाँ से हुआ है, कारक सेवाओं के बदले जो कारक आय प्राप्त हुई है तो उसके बदले। अब देखिए, यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र ने इसको आय दी है। तो यहाँ पर कोई भी परिवार अपने जीवन यापन के लिए वस्तु सेवाओं का उपभोग करेगा। वस्तु सेवाओं का उपभोग करने के लिए क्या करेगा परिवार क्षेत्र, उन पर व्यय करेगा। व्यय करेगा तो मीन्स इससे समझ लीजिए आप कि ये वस्तु सेवाओं पर आय का विन्यास यानी कि व्यय। मीन्स यहाँ से क्या बन जाएगी हमारी व्यय विधि। इस प्रकार से हमारे पास तीनों विधियों का निर्माण हुआ। प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कि यदि फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो प्यारे बच्चों, आप मेरे से दोबारा से कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल करनी है हमें। एक तो है सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं। जो हमारे सैनिक है, वायुसेना के सैनिक है, जल सेना के सैनिक है,
या फिर बॉर्डर के भूमि जो बॉर्डर के सैनिक हैं, फौज में जो सैनिक कार्य कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कारक सेवाएं दे रहे हैं, जो उनके बदले उनको वेतन मिल रहा है वो क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। और दूसरा है सरकार द्वारा निःशुल्क, निःशुल्क मीन्स फ्री में, जो फ्री, जो जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली फ्री में दी हुई है, तो वो चीज़ क्या है, सरकार भुगतान कर रही है ना उसका, तो मीन्स वो क्या है, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। भविष्य विधि कोष में मालिकों का योगदान मीन्स जैसे जो हमारी वेतन में से जो कटता है वो चीज़ भी जो है उसके अंदर कारक सेवाएं के रूप में ही होता है, कारक आय के रूप में, मीन्स वो भी जो है राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगा। और नंबर 4 है भारत में विदेशी दूतावास को किराए पर दिए गए भवनों का किराया, मीन्स जो भारत में विदेशी दूतावास है, जैसे दूतावास होते हैं कोई नेता वगैरह है, जो यहाँ से नेता, भारत के नेता कोई अमेरिका है, फ्रांस है, वहाँ गए हुए हैं, तो वहाँ पर भूमि लेते हैं किराए पर, तो वो किसको देंगे, वहाँ की सरकार को देंगे, यानी कि वहाँ के सामान्य निवासी को देंगे। यदि वहाँ से कोई अमेरिका से या फ्रांस से यहाँ पर भारत में आया हुआ है, तो भारत के दूतावास मीन्स कोई भी भवन किराए पे लेता है, तो भारत के सामान्य निवासी की वो क्या होगी, आय होगी, मीन्स किराया होगा, भूमि के बदले लगान, मीन्स वो क्या होगी, कारक आय होगी, तो वो क्या होगी, भारत इसे राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल हो जाएगी। मीन्स आगे है लंदन में स्थित या अमेरिका में स्थित कोई भी हो, एक भारतीय बैंक की शाखा है, तो उसके द्वारा अर्जित किया गया लाभ भी जो है वो, क्योंकि भारतीय है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भारतीय बैंक है, भारतीय मीन्स भारत का नागरिक है, भारत का सामान्य नागरिक होगा नहीं होगा, लेकिन भारत का नागरिक है, वो इसके लिए द्वारा अर्जित लाभ भी जो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगा। अब है पाकिस्तान के दूतावास में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त मजदूरी, वो भी कारक आय है, कारक सेवाओं के बदले जो आय प्राप्त हुई है उन्हें, वो भी जो है भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। इसके बाद है तकनीकी, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ का वेतन, मीन्स जो बाहर से, अमेरिका से है या फिर फ्रांस से है, कहीं से भी कहीं विदेशी जो तकनीकी जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी सलाह देने के लिए भारत में आए हैं, तो उसके बदले उनकी वो क्या, किसके लिए कार्य कर रहे हैं, भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कारक सेवाएं दी, तो उनके बदले उनको वेतन प्राप्त हुआ, तो वो भी क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। और इसके बदले एक भारतीय नागरिक द्वारा एक विदेशी वित्तीय फर्म क्या होती है, जो पैसे का व्यापार करते हैं, मीन्स पैसे को लेने का, देने का, या फिर उनसे निवेश पर लाभ यानी कि लोन वगैरह देते हैं, जैसे बैंक हो गई है या फिर कोई फ्रेंचाइजी है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो भी जो है एक राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगा। अब पढ़ते हैं जो शामिल नहीं है, जैसे विदेशों से मिला उपहार, वो किसी कारक आय के बदले नहीं प्राप्त हुआ है, मेरे को कारक आय नहीं है, कारक सेवा के बदले प्राप्त नहीं हुआ है ना, तो वो भी शामिल नहीं होगा, मीन्स ये शामिल नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ता, ये भी हमें किसी कारक सेवा के बदले जो प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये भी जो है शामिल नहीं होगा। अब है सुनानी ये भी जो आर्थिक सहायता, इसके बदले भी हमने कोई कार्य नहीं किया है, कोई कारक सेवाएं नहीं प्राप्त दी है, तो वो भी जो है कारक आय नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं होगी। इसके बाद है एक जलपान गृह द्वारा सब्जी की खरीद, मीन्स कोई सब्जी खरीदता है तो उसका कच्चा माल हो गया, और जब बनने के बाद कोई होटल उसको बेचेगा तो उसके अंदर मूल्य पहले से ही शामिल होगा, तो ये दोबारा से शामिल नहीं होगा। एक फैक्ट्री का बिजली का खर्च, ये भी जो है शामिल नहीं होगा। कोई फैक्ट्री है वो उत्पादन बनाती है, वो वस्तु सेवाओं को बेचती है, तो उसके अंदर पहले से ही मूल्य शामिल होगा, तो इसलिए दोबारा से शामिल नहीं होगा। एक गृहस्थ द्वारा अवकाश के समय अपने बगीचे में उगाई गई सब्जी, मीन्स ये भी जो है उसके अंदर शामिल नहीं होगा, वो अपने शौक के लिए पैदा कर रहा है, इसके कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, तो उसका मतलब वो कागज के द्वारा किसी भी सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो अपने शौक के लिए पैदा कर रहा है, तो वो भी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं होगा। गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे घर में भाई बहन है, माँ है, बहू है,
किसी की पत्नी है, तो वो उसके द्वारा किया गया कार्य भी जो है वो भी एक कारक सेवाएं तो है, लेकिन उसके बदले कोई वेतन नहीं होगा, ना कोई उसकी लिखावट होगी, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उनसे वो भी जो है कारक सेवाएं में नहीं जुड़ेगा। इसके बाद है, एक नागरिक द्वारा विदेशों में काम करने वाले अपने पुत्र से प्राप्त, जैसे कोई विदेशी है, वो विदेश में रहता है, अपने पेरेंट्स को पैसे भेजता है, मीन्स वो जो है आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ का नागरिक नहीं है, वो वहाँ का नागरिक है। उसके बदले वो जो टैक्स दे रहा है, वो जैसे अमेरिका में कोई रहता है, हमारा पुत्र रहता है, तो वो अपने पिता को जो है आय भेजता है, वेतन भेजता है, तो उसके बदले में जो टैक्स देता है वो उन्हीं की सरकार को देगा। तो इसका मीन्स वो वहाँ का सामान्य निवासी होगा, यहाँ का नहीं होगा, तो भारत में राष्ट्रीय आय में जो है शामिल नहीं होगा। अब है, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एक मित्र को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, मीन्स मित्र को, यहाँ पर है मित्र को समझिए, ये मित्र को नहीं होगा। यदि किसी बैंक से लोन लिया है, हम उसको ब्याज दे रहे हैं, वो तो फिर वो राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो, क्योंकि वो भी जो किसी कागज में, किसी लिखावट पत्र में या फिर किसी भी द्वारा रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, तो इसलिए ये भी शामिल नहीं होगा। आगे है नंबर 10 है हमारे पास, निगम कर लाभ कर, मीन्स ये भी जो है निगम कर भी शामिल नहीं होंगे। तो बच्चों आपको समझ आ गई होगी राष्ट्रीय आय के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन कौन सी आय शामिल होगी। इसके अंदर तो सिर्फ ये हैं सारी कारक आय से संबंधित, और ये सारी क्या है जो संबंधित, जो शामिल नहीं होगी वो है हस्तांतरण आय से संबंधित, जो कारक सेवाओं के बदले ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम उत्पाद विधि के बारे में बच्चों। उत्पाद विधि का अर्थ क्या है? उत्पाद विधि का जो अर्थ है वो है, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय को मापती है, तो उस विधि को हम उत्पाद विधि कहते हैं। मूल्य वृद्धि, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि मूल्य वृद्धि क्या होती है। मूल्य वृद्धि वो होती है जब उत्पाद मूल्य में से यदि मध्यवर्ती मूल्य उपभोग माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा हमारा वो क्या होगी? मूल्य वृद्धि। अब इसके लिए एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, मान लेते हैं हमने कोई कपास खरीदी, कपास का मूल्य था 20 रुपये, ठीक है बच्चों। और यदि उस फैक्ट्री वाले ने उसको उत्पाद में बदल दिया, कपड़े में बदल दिया, उत्पादन कर दिया, उसका उत्पाद बना दिया कपड़ा, तो कपड़े को बेच दिया उसने उतने 200 रुपये में। अब उसकी मूल्य वृद्धि क्या हुई? जो उत्पाद का मूल्य है 200 रुपये माइनस जो मध्यवर्ती उपभोग है मीन्स 20 रुपये है, वो माइनस कर दे, मीन्स 200 रुपये माइनस 20 रुपये बराबर है 180 रुपये, जो क्या हो जाएगी? हमारी मूल्य वृद्धि हो जाएगी। अब सभी उत्पादकों द्वारा जितने भी मूल्य वृद्धि की जाती है उसको जोड़कर जब राष्ट्रीय आय का आंकलन करते हैं तो उस विधि को हम उत्पाद विधि कहते हैं। अब बच्चे इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो समझिए। देखिए हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, मूल्य वृद्धि अथवा वर्धित मूल्य एक ही बात होती है। जो मूल्य वृद्धि और वर्धित मूल्य जो होता है वो सेम ही होता है। उत्पाद का मूल्य जो अभी मैंने समझाया एग्जाम्पल में आपको कि उसमें से मध्यवर्ती मूल्य माइनस कर दे तो जो डिफरेंस आता है वो क्या आ जाता है? मूल्य वृद्धि। जैसे हमारे यहाँ पर 180 रुपये आया था। अब है हमारे पास उत्पाद, यदि जितनी वस्तुओं का हमने उत्पाद किया सभी की सभी वस्तुएं जो है बिक जाती है तो उत्पाद किसके बराबर होगा? बिक्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बिक्री के बराबर हो जाएगा। और यदि उत्पाद बच जाता है तो किसके बराबर होगा? फिर प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका
बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन क्या है? मध्यवर्ती उपभोग मैंने बता दिया है। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ आपको कि मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप बच्चों के लिए, मीन्स जिस वस्तु का हम जिस चीज़ का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो वस्तु मेरे लिए क्या है? मध्यवर्ती उपभोग है। और जो ये वीडियो बनी है वो क्या है? वो एक उत्पाद हुआ। अब है हमारे पास स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है? स्टॉक में परिवर्तन अंतिम स्टॉक माइनस जो प्रारंभिक स्टॉक, मीन्स जो अब स्टॉक किया गया है वो माइनस जो पहले स्टॉक था वो, दोनों का अंतर जो क्या कहलाएगा? स्टॉक में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से संबंधित जो सावधानियां हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे पास कुछ सावधानियां हैं। जैसे नंबर 1 है पुरानी वस्तुओं का मूल्य। हाँ, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके मूल्य को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया था जब उनका पहली बार उत्पादन हुआ था, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास है दूसरा पॉइंट अब हमारे पास है वस्तुओं की बिक्री पर दी जाने वाली कमीशन मीन्स दलाली। एक मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां हैं वो क्या है? नंबर 1 तो है हमारे पास पुरानी वस्तुओं का मूल्य। पुरानी वस्तुओं का मूल्य जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके मूल्य जो है उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिए गए थे जिस टाइम इनका उत्पादन हुआ था, इसलिए इन वस्तुओं का मूल्य जो है हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अब है हमारे पास दूसरा पॉइंट हमारा है पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर दी जाने वाली कमीशन। मीन्स कमीशन का मतलब यहाँ पर दलाली है। दलाल जो कमीशन लेंगे वो कारक सेवाएं देंगे, जो उनके बदले जो हम उनको कमीशन देंगे, मीन्स दलाली देंगे, तो वो क्या हो गई? उनकी कारक आय होगी कारक सेवाओं के बदले में, तो इसलिए इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद है स्वयं उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा, क्योंकि इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको ये पॉइंट समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारी कोई कपड़े की दुकान है, वहाँ से हमने कोई भी ब्लेज़र वहाँ से हमने खुद पहन लिया, तो उसका बाजार मूल्य है, तो इसलिए जो है वो भी जो है राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगा। अब नंबर 4 हमारे पास है स्व उपभोग के मकानों का मूल्य। मकानों का मूल्य भी शामिल होगा, क्योंकि हमारे जो मकान हैं वो एक उनका बाजार मूल्य होगा। बाजार मूल्य मीन्स जो हमारी कोई संपत्ति है, किराया लगान वगैरह जो भी है, वो भी हमारी कारक आय होगी, तो मीन्स ये भी शामिल होगा। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्पाद मूल्य के अंदर शामिल पहले से ही होता है ये चीज़, तो उत्पाद मूल्य शामिल होगा, मीन्स मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होगा। अब है स्व उपभोग के मकानों का मूल्य, यह मैंने समझा दिया है। और स्व उपभोग के लिए उत्पादन मीन्स जो किसान के द्वारा किया जाएगा, मीन्स वो स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया जाएगा, तो वो भी उसका मूल्य बाजार मूल्य होगा, तो मीन्स वो भी क्या होगा? राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट ये। अब चलते हैं आगे बच्चों। आगे है हमारी जो मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करते हुए हम राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो इसके अंदर है आपका, हमारे पास है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में दी गई सकल मूल्य वृद्धि और द्वितीय क्षेत्र में द्वारा दी गई सकल मूल्य वृद्धि, तृतीय क्षेत्र द्वारा दी गई सकल। मीन्स सकल शब्द पर जाइए आप। सकल शब्द क्यों लिखा हुआ है? सकल शब्द में जैसे तीनों क्षेत्रों के अंदर जो है, आप सभी को पता है कि बड़ी से बड़ी मशीनों का जो है प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों में जो मरम्मत के लिए जो खर्च होते हैं, कोई ख़राब हो गया उसको ठीक करवाने के लिए, तो वो जो है स्थायी पूंजी मीन्स स्थायी पूंजी का उपभोग या मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, इसलिए यह सकल लिखा जाता है। अब रहेगी बात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र तो होते हैं जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन या खनन, ये तो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जो प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति से। द्वितीय क्षेत्र इसको कहा जाता है विनिर्माण का क्षेत्र। मीन्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलना, विनिर्माण मतलब औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र मीन्स जैसे गेहूं से आटे में चेंज करना, गेहूं से आटे में बदल देना, तो एक वस्तु से दूसरे में बदल देना मीन्स। और तृतीय क्षेत्र है जिसको हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मीन्स तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, तो महसूस कर सकते हैं उसकी सेवाएं, कारक सेवाएं। मीन्स सेवाओं का क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है। मीन्स तीनों क्षेत्रों की सकल मूल्य वृद्धि को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स GDP MP। मीन्स GDP MP हम लिखते हैं इसको GDP MP। हमारे पास आ जाता है तीनों क्षेत्रों की सकल मूल्य वृद्धि को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाता है? GDP MP। हमें बनाना क्या है? बनाना है हमें NNPFC, राष्ट्रीय आय। मीन्स G को D में N में बदलना है, D को N में बदलना है, MP को FC में बदलना है। अब देखिए कैसे बदलते हैं। हमारे पास GDP MP है, मार्केट प्राइस। मीन्स इसमें से मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग, तो हमारे पास जो मीन्स यहाँ से जो D है, G है, वो किस में बदल जाएगा? N में, निवल में, मीन्स शुद्ध। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NDP MP। यदि MP से हमें कारक लागत में बदलना है तो निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं, निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं, तो बाजार कीमत से कारक लागत में बदल जाएगा। ये सेम रहेगा, NDPFC फैक्टर कॉस्ट में हो जाएगा। अब रह गया बात, हमें क्या करना था? NNPFC में निकालना था ना, तो इसमें रहेगी बात N में बदलना। मीन्स निवल जो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यदि इसके अंदर जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? NNPFC, जो हमारी क्या है? राष्ट्रीय आय है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, हम तीनों क्षेत्रों की जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो सकल मूल्य वृद्धि है उनको जोड़कर हमारे पास GDP MP आ जाता है। और यदि G को N में बदलना है तो मूल्य ह्रास माइनस करेंगे, MP को FC में बदलना है तो हम निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, और फिर यदि
डी को एन में बदलना है तो विदेशों से निवल कारक आय जोड़ देंगे तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाएगी। अब देखिए हम आगे चलते हैं, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। उत्पादन का क्षेत्र दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है। अब प्राथमिक क्षेत्र की जो उत्पादन मूल्य है वो 800 रुपये है, मध्यवर्ती मूल्य उसका 400 रुपये है। मीन्स हमने क्या करना है, राष्ट्रीय आय बराबर किसके होगी, पहला पॉइंट माइनस पहला पॉइंट। मीन्स यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन मूल्य माइनस प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती मूल्य प्लस द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन मूल्य माइनस द्वितीय क्षेत्र का मध्यवर्ती मूल्य प्लस माइनस, यहाँ पर भी यही माइनस करेंगे, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन मूल्य माइनस तृतीय क्षेत्र का मध्यवर्ती मूल्य। तो इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, जीडीपी एमपी। अब हमें बदलना है, इसके बाद इसमें क्या करोगे, मूल्य ह्रास माइनस कर दोगे, नंबर 4 माइनस कर देनी है, नंबर 4 माइनस कर देंगे। उसके बाद नंबर 3 माइनस कर देंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे तो एफसी में बदल जाएगा ये। तो यहाँ से निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देना है, ये भी माइनस कर देना है, और जो आर्थिक सहायता है वो जोड़ देनी है। इस नंबर 7 इसमें जोड़ देते हैं। गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय ये भी हमने घटानी है, नंबर 6 भी हमने घटानी है, यहाँ से माइनस करनी है। और सभी क्षेत्रों को लगाए गए कर ये भी जो है प्रत्यक्ष कर जो है दोबारा से दे दिया गया है 8वां पॉइंट। मीन्स यहाँ प्लस के विदेशों से निवल कारक आय नंबर 5 हमें जोड़ देना है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, NNPFC। मीन्स ये बच्चों आप खुद करके देख लीजिएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती मूल्य माइनस कर देंगे प्लस द्वितीय में से द्वितीय का, तृतीय में से तृतीय का, तीनों क्षेत्रों की सकल मूल्य वृद्धि हमने जोड़ लेनी है, फिर हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा NDP-MP। फिर MP से हमें FC में बदलना है तो नंबर 3 माइनस कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता जोड़ देंगे। मतलब क्या है, इसके अंदर माइनस कर देनी है हमें निवल अप्रत्यक्ष कर। मीन्स हमारे पास +7 कर देंगे, 7th जो नंबर पे दिया हुआ है आर्थिक सहायता। फिर हमें जो गैर निवासी, जो दूसरे जो भारत के निवासी नहीं है, जो हमारे देश के निवासी नहीं है, उनको जो दी गई आय है वो भी माइनस कर देनी है और विदेशों से निवल कारक आय जोड़ देनी है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।